हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनियक्स। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। चलो शुरू करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कई बार बच्चों को। और फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज, ये बड़ी अलग अलग बातें हो जाती हैं। तो आज हम जब ये टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक में सबसे पहले हम यही ले लेते हैं कि भाई जो पॉइंट्स हमारे को कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। देखो, आसान भाषा में कहा जाए तो किसी भी फॉरेन करेंसी को, भाई हम लोग इंडियंस हैं तो हमारे लिए INR यानी इंडियन रुपीस वो हमारे लिए डोमेस्टिक करेंसी है। अब किसी भी और देश की करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। कि ऐसा नहीं है कि हम US डॉलर या यूरो या येन इन्हीं को फॉरेन करेंसी कहेंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया वो भी फॉरेन करेंसी में ही आएगा। यानी एनी कंट्रीज करेंसी अदर देन द कंट्री, आर ओन कंट्री और डोमेस्टिक, राइट, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। अब फिर बात आ जाती है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज ये है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ द अदर। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट को शॉर्ट में फॉरेक्स रेट भी कह दिया जाता है। अब अगर हम ये कहें, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, तो इसका मतलब डॉलर का एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़ 75 हो गया, राइट। तो हम जब भी अपनी डोमेस्टिक करेंसी को हम कहें कि भाई हम एक्सचेंज कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, तो जो पैसे हमें देने पड़ेंगे वो फॉरेक्स रेट हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में $1 की कीमत 75 रुपीज़ है, तो उतने में वो एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। फिर तीसरी टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जब बात फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हम कहें तो भाई जहाँ भी हम इन करेंसीज की ट्रेडिंग करते हैं तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, राइट। तो आई बिलीव अब आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कंफ्यूजन खत्म हो गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये एक्सचेंज रेट्स हैं ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, फिर सेकंड नंबर पे आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और थर्ड इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी ये तीन एक्सचेंज रेट्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, और अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। अब फिक्स एक्सचेंज रेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भाई इसको फिक्स्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। कि एन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज फिक्स्ड एट गवर्नमेंट लेवल इज कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज। जैसा कि मैंने कहा कि भाई सरकार ने फिक्स कर दिया तो वो फिक्स एक्सचेंज रेट है। और तो इसीलिए जब बात आई कि हु फिक्सेस इट, तो हम ये कहेंगे भाई सरकार फिक्स करेगी, क्योंकि सरकार जो है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे जो है फिक्स रख देती है, ऑब्वियसली विद द असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे देश के केस में हम उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे, क्योंकि RBI की मदद से वो एक रेट फिक्स करे। तो अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है। तो सऊदी अरेबिया, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेबनान, ओमान,
हांगकांग, कतार एट्सेट्रा। तो ये कुछ देश हैं, और भी हैं, लेकिन हाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए आपकी हेल्प के लिए कि अगर एग्ज़ाम में कुछ आता है या तो आप बता सकें। तो ये हुआ हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट। अब बात आती है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, कि अब जिससे हमें ये भी पता चल सके कि फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है। तो फिक्स के लिए तो हमने ये कह दिया था कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया। अब फ्लोटिंग यानी इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द सप्लाई डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अब तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि अ प्लेस वेयर वी ट्रेड इन द फॉरेन करेंसीज। ठीक है ना। तो जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस हैं, इसीलिए हमने कहा कि जो मार्केट फोर्सेस हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिक्सिंग इट। तो यहाँ पे अब कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, इसीलिए ये रेट दिन में भी कई बार चेंज हो जाता है। जैसे कि फिक्स के केस में ऐसा नहीं था, जब भी सरकार चेंज करेगी 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में तभी चेंज होगा। बट व्हेन इट कम्स टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये दिन में भी कई बार, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इज अ कांस्टेंट चेंजिंग फिनोमेना। तो फिर वही सवाल कि भाई आप जानना चाहेंगे वो कौन से देश हैं जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दे आर सम ऑफ द फ्यू नेम्स। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे, यानी मैनेज्ड एक्सचेंज रेट्स। ठीक है ना। तो अब तक आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा ना कि अपने देश की कौन सी है। तो ऑब्वियसली अगर हमने पहले दो में इसका नाम नहीं लिया तो यही होने वाली है। लेकिन ये भी देख लेते हैं कि ये क्या है, कि भाई इसमें मार्केट फोर्सेस तो डिटरमिन करती हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होता है। लेकिन इसको मैनेज्ड क्यों कहा है? क्योंकि देखो इंडिया एक डेवलपिंग इकॉनमी है। कभी कभी यहाँ पे ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब हम ये कहें कि जो एक्सचेंज रेट है इट माइट गो आउट ऑफ हैंड। ठीक है ना। तो वो चाहे बहुत बढ़ जाए या बहुत घट जाए, तो कभी एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा हो गया और इम्पोर्टर्स का बहुत नुकसान हो गया, और वाइसा वर्सा। तो ऐसे में इनको स्टेबल रखने के लिए, और कि हमारे जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, डोमेस्टिक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको नुकसान ना हो, तो क्योंकि एक स्टेबल करेंसी होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अदरवाइज बहुत लॉसेस में जा सकते हैं बिजनेस। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक भी अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर रखता है कि भाई अगर कभी भी हमें ऐसा लगे कि रेट इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड्स तो हम उसको काबू कर सकें। राइट। तो यानी अगर हम कहें हु फिक्सेस इट, तो हम कहेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अलोंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो ये दोनों मिलकर इसको फिक्स करते हैं। और यहाँ पे हम आपकी क्यूरियोसिटी शांत कर देते हैं कि भाई इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे है। उसके अलावा चाइना, रशिया, सिंगापुर। राइट। तो ये कुछ देश हैं। अब बात आती है कि भाई हम बार बार एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, लेकिन या हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, लेकिन हमें ये फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्यों? तो आप ये मान के चलिए ये चीज़ एग्ज़ाम में आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज़ में भी ऑप्शंस ये हो सकते हैं। तो आप, और वैसे तो देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि हमने कहा कि अगर एज इंडियंस हमें क्यों फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो हमने कहा सबसे पहले हमने लिखा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि भाई अगर हमें इम्पोर्ट करना है, लेट्स से हम यूएस से कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं या इनफैक्ट किसी भी और कंट्री से, यूजुअली हम ये कहते हैं कि जो यूएस डॉलर है इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी, कि हम किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं यूएस डॉलर्स के अंदर। तो अब अगर डॉलर की बात करें तो हमने कहा जी अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करने के लिए यूएस डॉलर चाहिएगा, क्योंकि भाई लेट्स से वो हमें डॉलर्स में $1000 देने हैं, तो उसके बदले में हम ये तो नहीं कर सकते कि हमने रुपीज़ दे दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि INR इज़ नॉट अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। ठीक है ना। कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में हम जो है डॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट के लिए हमें हो गया। फिर टूरिज़्म, हम और आप कभी भी अगर विदेश घूमने जाएंगे या जिस भी देश में जाएंगे, तो
तो उस देश की करेंसी हमें चाहिएगी, राइट। तो फिर वापस हमें वो करेंसी लेकर वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश की करेंसी तो उस देश में चलेगी नहीं, तो हम डिमांड करेंगे। उसी तरह से यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, भाई मान लीजिए हमने कहा कुछ बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन पेरेंट्स उनको उनकी फ़ीस भेज रहे हैं या उनको पॉकेट मनी भेज रहे हैं, तो दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो फिर हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। या फिर हम विदेश में कुछ असेट्स खरीदना चाहते हैं, हमने कहा जी हमें बाहर कोई कंपनी पसंद आ गई, कोई घर पसंद आ गया, मतलब एनीथिंग, एनी फिक्स असेट्स इफ़ वी वांट टू परचेज अब्रॉड, तो हमें इंडिया में उसको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। फिर स्पेक्यूलेशन एक तरीके से होगा कि अगर हम वहाँ की स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जिस भी कंट्री के अंदर करना चाहते हैं हमें उसकी करेंसी चाहिए। और फिर जैसे गवर्नमेंट हमारी लोन्स लेती है, तो हमें वो रीपे करने होते हैं, तो वंस अगेन वी रिक्वायर फॉरेन करेंसी। अब ये कुछ आप अगर बात को समझ लेंगे कि किन किन चीज़ों की पेमेंट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर डिमांड है तो सप्लाई भी है, कि भाई हम अर्न भी तो करेंगे ना फॉरेन एक्सचेंज। तो अर्न कैसे करेंगे? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई हमारे पास पैसा आएगा। या फिर हमने कहा हमें हमारी कंट्री में विदेशी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आजकल आप देख रहे हैं सरकार बड़ी कोशिश कर रही होती है एफडीआई की, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। फिर उसी तरह अगर हमने कहा जी हमारे परिवार के लोग विदेश में हैं, जॉब कर रहे हैं और वो यहाँ पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेज रहे हैं, तो वंस अगेन दैट इज़ अ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। या फिर हमें लोन्स मिल गया, जैसा कि दिल्ली मेट्रो तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, और उसको बैंक ऑफ जापान फंडिंग कर रहा है, तो हमारे पर, या फिर हमने पास्ट में कभी आईएमएफ से कभी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो हमारे पास वो फॉरेन करेंसी आ जाती है। फिर स्पेक्यूलेशन, कि भाई और देश के लोग भी तो हमारे देश में जो है स्टॉक मार्केट में रहेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर हमारे को उसकी कमाई होगी। और फिर ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई विदेशी लोग हमें ग्रांट देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो इस तरफ तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि वी आर दैट इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। सो दिस वाज प्रीटी इजी, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो याद भी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो हम एक एक करके उनको ले लेते हैं। तो एक टर्म काफ़ी यूज होती है डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो हम ये कहते हैं कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, राइट। तो और ये बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, कि भाई हमने कहा कि $1 पहले 70 रुपये का था, फिर 80 का हो गया, तो यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, राइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, राइट। इसी तरह से एक टर्म हो जाती है एप्रिसिएशन, सॉरी। तो एप्रिसिएशन इसका उल्टा हो गया, कि इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। तो यानी कि अगर पहले $1 80 रुपये का था, अब वो अगर 70 रुपीज़ का हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो उसमें एप्रिसिएशन हो गया, राइट। तो ये दोनों चीज़ें यानी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है। फिर फिक्स्ड में क्या होता है? तो फिक्स्ड के अंदर हो जाता है डिवैल्यूएशन। तो अब ये आपको बात ध्यान रखने की है कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन वैसे तो मतलब सेम ही है, कि भाई हमने कहा कि हमारा $1 की कीमत 70 रुपीज़ से 80 रुपीज़ हो गई, तो ये मीनिंग सेम हुआ डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का। लेकिन डिफरेंस क्या है कि डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट था और डिवैल्यूएशन जो है
वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। फिर जिस तरह से एप्रिसिएशन था तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन है। तो एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन का मीनिंग सेम है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, लेकिन वंस अगेन एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और रिवैल्यूएशन जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो ये जो चार टर्म्स हैं ये अक्सर इसके मीनिंग पूछ ले जाते हैं और मोस्ट लाइकली इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है ही है आपके MCQs के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेक्स रेट, कि हम जो बार बार फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं कि भाई $1 है, डिमांड एंड सप्लाई उसको मैनेज कर रही है, कि हमने कहा भाई $1 80 रुपीज़ का या $1 70 रुपीज़ का, तो डिमांड और सप्लाई इसको मैनेज कैसे कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि जो ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है, क्योंकि हम जो फॉरेक्स रेट यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको आप इक्विलिब्रियम रेट भी कह सकते हैं, और इट इज़ डिटरमिन्ड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी जहाँ पर डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की इक्वल हो जाएगी, तो वो जिस रेट पर इक्वल हुई उसको हम इक्विलिब्रियम रेट कह सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम जो है एक डायग्राम भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है मार्क्ड विद D, दैट इज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व डिमांड जो कि सप्लाई कर्व है, राइट। अब जहाँ एट पॉइंट E ये हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वल हो गया, यानी डिमांड और सप्लाई, तो यानी एट OR अगर आप y एक्सिस पे देखेंगे तो OR इज द रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि अगर आप देखो इकोनॉमी जो है हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ती है। अगर हमारा रेट OR1 हुआ तो इसका मतलब उस केस में हमारी सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई क्या होगा, एक तरीके से आप अगर उस लाइन को देखें हॉरिजॉन्टल लाइन R1B, तो B पॉइंट और A पॉइंट, A इज ऑन द डिमांड कर्व एंड B इज ऑन द सप्लाई कर्व, तो सप्लाई ज़्यादा है। वहीं अगर मैं OR2 एक्सचेंज रेट पे देखूं तो हमारी सप्लाई कम रह गई और डिमांड ज़्यादा हो गई। तो ऑब्वियसली जब भी ये डिफरेंस रहेगा, यानी एक्सेस सप्लाई सिचुएशन रहेगी या एक्सेस डिमांड सिचुएशन रहेगी, तो इकोनॉमी जो है हमेशा अपने आप को इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाती है। तो यानी जब वो OR हो जाएगी, यानी जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया, तो हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम विल बी सेटअप, तो इकोनॉमी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो अब उसको वो इक्विलिब्रियम रेट मिल गया है, राइट। तो इस तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो आई बिलीव आपको ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है ये अच्छी भी लगी होगी, समझ आया होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हुए। जैसे हमेशा की तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये वाली प्रेजेंटेशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे हम और एनकरेज हों और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। थैंक यू।